नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार SSC एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट 3 को। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 दोनों का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 3 को करने वाले हैं और इसमें आपको जितने भी सामान्य अध्ययन यानी जीके जिया से संबंधित प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न को हम करवा देंगे। तो साथ ही इस सेट के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यह सेट दोस्तों कंप्लीट होने के बाद हम आपको बिहार SSC के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पराबैंगनी विकिरण, कहता है दृश्यमान विकिरण, अवरक्त विकिरण और एक्स किरणें दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक्स किरणें हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए एक्स किरणें का तो इसका तरंगदैर्घ्य परास अगर पूछा जाए, परिसर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कितना, तो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर बोल सकते हैं। इसका दोस्तों क्या तरंगदैर्घ्य अगर परिसर पूछा जाए तो। अगर दोस्तों हम पराबैंगनी विकिरण का बात करते हैं तो इसका अगर तरंगदैर्घ्य परिसर पूछा जाए तो 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक बोलिएगा। अगर दोस्तों अवरक्त विकिरण का पूछा जाए तो अवरक्त विकिरण का बोलिएगा 7.8 गुना 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 मीटर तक बोलिएगा। ये सारे बात आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका कारण होता है आपको इनमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा 80 कैलोरी। क्या बोलिएगा दोस्तों? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम आप बोल सकते हैं, इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? कहता है प्रोजेस्टेरोन का स्राव। ऑप्शन बी में कहता है एस्ट्रोजन का स्राव। ऑप्शन सी में कहता है डिम का निर्माण। ऑप्शन डी में कहता है इनमें से सभी। इनमें से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये चारों कार्य किया जाता है। अंडाशय का कार्य दोस्तों पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जैसे महिला हार्मोन का स्राव करता है। अगर दोस्तों अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण, वृषण का कार्य अगर पूछ लिया जाए तो शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव, ये सब कार्य याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। कैसी होती है? ब्रायोफाइट में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा द्विगुणित होता है। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगर साथ ही ब्रायोफाइट का बात करते हैं तो पादप जगत का उभयचर इसको बोला जाता है। उभयचर किसको बोला जाता है? तो जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको उभयचर के श्रेणी में रखा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर पूछ लिया जाए तो ब्रायोफाइट बोलिएगा। अगर जंतु जगत का उभयचर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा आप दोस्तों मेढक बोलिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों आप ब्रायोफाइटा का उदाहरण पूछा जाता है तो ब्रायोफाइटा का उदाहरण आप बोल सकते हैं लिवरवट और मॉस। याद रखिएगा ये दोनों ब्रायोफाइटा के महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए कहता है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना
कौन सी भौतिक क्रिया है? यह कौन सी दोस्तों भौतिक क्रिया है? तो विसरण है। पहला ऑप्शन जो दोस्त लोग लॉक किए उसका सही है। दोस्तों आप बोल सकते हैं विसरण का परिभाषा बोल सकते हैं, दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का क्रियात्मक इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? पॉलीसोम बोलिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। प्रोटीन राइबोसोम द्वारा mRNA के अनुवादन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, आप बोल सकते हैं। लाइसोसोम का बात किया जाए तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, जो आत्महत्या का थैला किसको बोला जाता है? तो आप बोलिएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम का खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। राइबोसोम दोस्तों अगर बात किया जाए राइबोसोम का, तो आप बोल सकते हैं राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम दोस्तों जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है। कहता उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ जाती है। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनाता है। ऑप्शन बी में दिया गया उत्पन्न होती है तथा सहसंयोजक बंध बनाता है। ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया है अवशोषित होती है तथा सहसंयोजक बंध बनाता है। ऑप्शन डी में दिया गया अवशोषित होती है तथा आयनिक बंध बनाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनाता है, यही साथी सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो N2O का प्रयोग किया जाता है। इसी को नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस के रूप में दोस्तों जाना जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से किसको अगर मिला दीजिएगा तो सीमेंट का जमना धीमा हो जाएगा। जिप्सम, चूना पत्थर, पोटास और सिलिका दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको जिप्सम हो जाएगा। दोस्तों जिप्सम का सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बोलिएगा CaSO4 × 2H2O बोलिएगा। यह किसका सूत्र है? जिप्सम का सूत्र है। सीमेंट के प्रमुख घटक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा चूना पत्थर। दोस्तों चूना याद रखिएगा। अगर साथ ही सीमेंट का प्रमुख घटक पूछा जाए तो चूना बोलिएगा, जिसका सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। और दोस्तों आप सिलिका बोल सकते हैं। सिलिका का दोस्तों सूत्र पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? SiO2 बोलिएगा, सिलिका का सूत्र। दोस्तों जिप्सम भी बोलिएगा CaSO4 × 2H2O। और दोस्तों एलुमिना बोलिएगा, एलुमिना का सूत्र क्या होता है? Al2O2 होता है। अगर दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये सारे जो है सीमेंट के प्रमुख घटक होते हैं, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दोस्तों Na11 बेस से कहता है एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, तो कौन पदार्थ दोस्तों बनेगा इससे? अगर एक बीटा का उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। Mg, Mn, Ag और Pb दिया गया। इसका हिंदी नाम बोले तो Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, Mn का मतलब हो गया मैग्नीज, Ag का मतलब हो गया दोस्तों क्या? चांदी, और Pb का मतलब हो गया शीशा हो गया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपयुक्त होता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। अगला प्रश्न देखिए, कहता इमली में कौन सा अम्ल है? दोस्तों इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है।
अगर दोस्तों लैक्टिक अम्ल का बात किया जाए तो दूध दही में बोलिएगा, दूध दही खट्टे में दोस्तों, खट्टे दूध बोल सकते हैं, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल का बात किया जाए तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल याद रखिए खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, उस तत्व का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कैडमियम जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है 13 नंबर के क्वेश्चन के लिए। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। कौन ताप पर जो होता है जल का घनत्व कहता है जो अधिकतम होता है, तो कौन ताप पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पहला ऑप्शन सही है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। अश्रु गैस का दोस्तों रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो पहला ऑप्शन में ही दिया गया इसका रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोसिटोफिनोन हो जाएगा। अश्रु गैस का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो दोस्तों अश्रु गैस का फार्मूला भी पूछा जाता है, यानी सूत्र भी पूछा जाता है अश्रु गैस का, तब क्या बोलिएगा, बोलिएगा CCl3NO2 बोलिएगा। यह जो है आपको अश्रु गैस का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। कार्नेलाइट दोस्तों किसका अयस्क होता है, कहता जस्ता, पारा, चांदी, मैग्नीशियम, इनमें से किसका होता है, तो मैग्नीशियम का अयस्क होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 12 होता है दोस्तों। और साथ ही आप याद रख सकते हैं किसके बारे में दोस्तों, तो आप याद रख सकते हैं, आप जैसे आपसे पूछ लिया जाए पारा, तो पारा का अयस्क दोस्तों सिनेबार आप बोल सकते हैं, पारा का अयस्क अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनते हैं। कहता हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। केवल हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ क्लोरीन गैस और आयरन कहता है हाइड्रा ऑक्साइड बनते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग कहलाता है। जमीन के ऊपर जो दिखाई देने वाला मशरूम का भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों, आप बोलिएगा बैसिडियो कार्प बोला जाता है। बैसिडियो कार्प बोला जाता है जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम को आप बोल सकते हैं बैसिडियो कार्प। मशरूम का खाने योग्य भाग होता है, यह जो होता है मशरूम का खाने योग्य भाग हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है। इनमें से कौन कौन बीमारी है दोस्तों जो जीवाणु से होता है, तो हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया। पहला ऑप्शन ही सही है, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, ये सब दोस्तों जीवाणु से होने वाला बीमारी है, आप बोल सकते। जैसे लिप्रोसी पूछा जाए, यह भी जीवाणु से होने वाला बीमारी है। हैजा जो होता है दोस्तों यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड का दोस्तों बात किया जाए तो साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड नामक बीमारी हो जाता है। और टाइफाइड नामक बीमारी में आंत प्रभावित होता है, मानव का कौन अंग, तो आंत बोल सकते हैं। और टाइफाइड को दोस्तों मियादी बुखार भी कहा जाता है। अगर दोस्तों निमोनिया का बात किया जाए तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण यह बीमारी हो जाता है। सारे बात को आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और थोड़ा सा जूम कर देते हैं तब आपको बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा। अब इसका उत्तर बताइए। देखिए प्रश्न कहता है रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। कहता है इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है। कौन सा दोस्तों कहता है इनमें से एंटीजन पाया जाता है, तो इसका उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिए कहता है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ रक्त समूह है, इसीलिए दोस्तों तब ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। ओ रक्त समूह को सर्वदाता भी कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह पूछा जाए तो आप ओ बोलिएगा। ओ में भी दोस्तों किस प्रकार का,
तो वो निगेटिव वाला आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है कहलाता है। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, तो इसको जो बोला जाता है तो आप बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए में टेम्परेट वायरस बोल सकते हैं, टेम्परेटेड वायरस बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न कहता है दोस्तों स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। डायफ्राम कैसा होता है, कहता धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, इनमें से सभी दिया गया है। तो कैसा होता है, तो आप बोल सकते हैं जो इनमें से सभी होता है। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछे गए हैं। डायफ्राम याद रखिएगा, मल त्याग हो गया, पेशाब हो गया, प्रसव हो गया, भारी वस्तुएं, ये सब उठाने में भी दोस्तों सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत होता है। और दोस्तों यकृत जो है इसका वजन पूछा जाता है तो 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है, यकृत का बोल सकते हैं। अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। पीयूष ग्रंथि का बात किया जाए तो इन्हीं को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। देखिए अगला प्रश्न कहता है विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, जो कौन है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से, तो कौन है दोस्तों, तो अंकुरित अनाजों में विटामिन ई होता है। ऑप्शन सी सही है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। अगर आपसे सौंदर्य का विटामिन पूछा जाए तो विटामिन ई बोलिएगा। विटामिन ई का दोस्तों रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कहता है केचुआ और जोंक, आदमी और व्हेल, और कॉकरोच और केकड़ा, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी के साथ कॉकरोच और केकड़ा हो जाएगा। इसमें जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, आप बोल सकते हैं। दोस्तों कॉकरोच जो होता है यह आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, याद रखिएगा। और कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, तो 13 कक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न कहता मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। कौन धातु से दोस्तों बना था, तांबा, पीतल, कांस्य, बी और सी दोनों दिया गया है। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कांस्य हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मृतकों का आप टीला बोलिएगा। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज 1922 में किया गया था। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। ये सारे बात को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। दोस्तों कौन धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो आप बोल सकते हैं तांबा, जिसको क्या बोला जाता है, कॉपर बोला जाता है। तांबा को सीयू से सूचित किया जाता है। सोना को बोलिएगा तो एयू से सूचित किया जाता है। चांदी को दोस्तों एजी से सूचित किया जाता है। लोहा का बात किया जाए तो एफ ही इसका प्रतीक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछ लिया जाए तो चांदी बोलिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछ लिया जाए तो आप पारा बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। इस 4 ऑप्शन में से कनिष्क के दोस्तों समकालीन पूछा जा रहा है तो नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये दोस्तों तीनों याद रखिएगा, हो जाएगा आपको कनिष्क के समकालीन हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था।
इन्हीं के शासनकाल में, यह भी बात आप याद रख सकते हैं। राज दोस्तों अश्वघोष के बारे में बात किया जाए तो अश्वघोष जो हो जाएगा कनिष्क के राज कवि थे, इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है कवि कालिदास किसके राज कवि थे। कवि कालिदास पूछा जा रहा है किसके राज कवि थे, तो आप बोलिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। और दोस्तों कालिदास का बात किया जाए तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर पूछा जाए तो कालिदास। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। कालिदास के एक दो पुस्तक आप याद रख लीजिएगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही चर्चित पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों, कालिदास के पुस्तक का नाम है। और आप बोल सकते हैं जो मालविका गृहमित्रम दोस्तों इसी का है, यह नाटक की दोस्तों रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के से कथा तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले बाद में शासन किया था। इसका उत्तर तो ऑप्शन सी में दिया गया है। आप बोल सकते हैं गुलाम तथा तुगलक हो जाएगा, यही दोस्तों हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा और तुगलक वंश हो जाएगा, आप अब बोल सकते हैं। और साथ ही आप याद रख सकते हैं अगर गुलाम वंश का बात किया जाए तब 1206 से 1290 तक इसका कार्यकाल चला था दोस्तों। कब? तब 1206 से 1290 तक आप बोल सकते हैं गुलाम वंश का। खिलजी शासक का बात किया जाए दोस्तों आप बोल सकते हैं तुगलक वंश का, तो 1320 से 1412 तक आप बोल सकते हैं। खिलजी शासक का बात किया जाए तो 1290 से 1320 तक बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। यह किससे संबंधित था? तो यह जो संबंधित था आपको सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया। अकबर ने दोस्तों तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया था? तो इसको बंद कर दिया था 1563 में। कब? 1563 में। और आप बोल सकते हैं अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। और याद रख सकते हैं अकबर ने 1564 में दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कब दोस्तों? तो 1564 में। अकबर ने दोस्तों 1571 में आगरा के स्थान पर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। इतने बात आप याद रख सकते हैं अकबर से। देखिए अगला प्रश्न कहता चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। उस महिला क्रांतिकारी का नाम बताइए जो मारी गई थी। तो आप बोल सकते हैं प्रीति लता वाडेदार हो जाएगा इसका सही उत्तर। 18 अप्रैल 1930। कब दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं जो 18 अप्रैल 1930 बोल सकते हैं ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं। इनमें से कौन है क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो प्रफुल्ल चाकी जो है यह काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। और आप बोल सकते काकोरी दोस्तों काकोरी ट्रेन कांड दोस्तों यह कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। इनमें से कौन समाचार पत्र का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया? तो आप बोलिएगा नवजीवन। नवजीवन दोस्तों यह समाचार पत्र का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका प्रकाशन 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजरात में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। दोस्तों इसको
शुरू किया गया था? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? दोस्तों विजयनगर के राजा जो थे कृष्णदेव राय कहता गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह युद्ध लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। पहला ऑप्शन सही है इसका। कहता है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी और महात्मा गांधी मजहरुल हक दिया गया है। तो आप महात्मा गांधी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी ने दोस्तों 6 फरवरी 1921 को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ पटना में शिलान्यास किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही उत्तर है। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य था। कितना दोस्तों? तो 14 सदस्य था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद। राज्यसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा। इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी में दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। लोकसभा दोस्तों यह संसद का अंग है। यह जो है आपको अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। इसे युवाओं का सदन बोला जाता है। अगला प्रश्न का था राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? कौन सा अंग है इसका उत्तर बताइए। इस 4 ऑप्शन में से कौन एक ऑप्शन सही दिया गया है? इसका जो दोस्तों सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। देखिए विधानमंडल हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा। कहता संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद जो है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों यह अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और सिक्किम दिया गया है। तो इसका तो उत्तर सिक्किम के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा और 22वां राज्य के रूप में दोस्तों प्रवेश दिया गया। अगला प्रश्न कहता है निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? किसने दोस्तों माना है? तो इसको माना है आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। एच.एम. फाइनर बोलिएगा, फाइनर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसको कौन देश से लिया गया? जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इनमें से कोई नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसको लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। कौन देश के संविधान से? तो आप बोल सकते हैं अमेरिका देश के संविधान से इसको लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है इसको। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं संविधान सभा में प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना संविधान का हृदय और आत्मा है। क्वेश्चन कहता है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। इनमें से कौन दर्रा है
जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा का बात किया जाए तो यह दोस्तों सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। अगर जोजिला दर्रा का बात किया जाए तो जोजिला दर्रा जो है यह लद्दाख में है। कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में है। अगर जेपला दर्रा का बात किया जाए तो यह कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? कौन सा है? चिली, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, इक्वाडोर दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न का था निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र दिया गया है। तो राजस्थान नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है यह सही है। नर्मदा नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है तो राजस्थान इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है? कौन खनिज है? तो पेट्रोलियम है। ऑप्शन सी जो है यह सही है। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। अगला प्रश्न का था पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका निर्धारण किया जाता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। ऑप्शन बी जो है यह सही है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है खादर नाम दिया गया है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है तो बांगर बोल सकते हैं। पुरानी अगर पूछा जाएगा, अगर पुरानी रहेगा तो बांगर बोलिएगा, और नई रहेगा तो खादर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। इसका उत्तर देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? इनमें से दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है कहता है किन किन राज्यों को कवर करता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए जो है यही सही है, आप बोल सकते हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना से अगर बात किया जाए तो कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन कुल क्षमता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? इनमें से कौन दोस्तों इन्हें दर्शाने का काम करता है? तो अवितरित लाभ बोलिएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? कौन सा बंदरगाह है जो आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो कांडला बोल सकते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों आप यह भी बोल सकते हैं जो कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है 4 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कीमत सिद्धांत को कहा जाता है? दोस्तों कीमत सिद्धांत को क्या बोला जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। यह रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 25 अक्टूबर को, 15 मार्च को और 5 दिसंबर को भी दिया गया है। तो आप 15 मार्च बोल सकते हैं। जो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं एक बात और आप याद रखिएगा, जो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसे पूछा जाए तो आप 24 दिसंबर बोलिएगा।
अगला प्रश्न कहता राष्ट्रमंडल का महासचिव कहता चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय पूछा जा रहा है, जो कौन था दोस्तों पहला भारतीय, तो कमलेश शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमलेश शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यह सही है। वर्ष 2008 में राष्ट्रमंडल महासचिव चुने गए थे दोस्तों कमलेश शर्मा। कब चुने गए थे, तो यह भी याद रख सकते हैं 2008 में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। इसका सही युग्म दोस्तों पूछा जा रहा है। कहता लुनेज क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी असम, इनमें से सभी दिया गया है। इनमें से सभी बोलिएगा। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही है। सुरमा घाटी पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र असम में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है। टिहरी जल विद्युत परिसर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उत्तराखंड लॉक कर दीजिएगा। क्या दोस्तों, उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। उस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं UNEP इसका नाम है। देखिए अगला प्रश्न जो है ये रहा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, और इनमें से सभी दिया गया है। तब फास्फोरस चक्र ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही है। कहता हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1% आप बोल सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आहार जाल बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है यह सही है, आहार जाल इसको बोला जाता है। कौन से मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है। इसका उत्तर दोस्तों कौन विकल्प में दिया गया है, ए में दिया गया है या बी में या सी में या डी में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में ही इसका सही उत्तर दिया गया। जीरोफाइट आप बोलिएगा। क्या बोलिएगा, जीरोफाइट आप बोलिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है। फास्फेट और दिया गया यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं, तो आप यूरिया बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है। लखनऊ, गांधीनगर, भोपाल और जयपुर दिया गया है। इसका उद्घाटन जो दोस्तों किया गया है, कहाँ किया गया है, तो आप बोल सकते हैं कौन ऑप्शन में दिया गया है। गांधीनगर देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही उत्तर है, गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया। इसका जो आयोजन किया गया इन 4 जगह में से पणजी यानी गोवा में किया गया। इसका आयोजन ऑप्शन डी जो बता रहे हैं उसका पूरा सही है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था यह भी पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य था संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। इसमें से कौन जो है एक गलत है और 3 को सही मिलान है। कहता है सूरज कुंड शिल्प मेला जो है यह कहता हरियाणा राज्य से संबंधित है। देखिए ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है आपको, कहता हिम महोत्सव उत्तराखंड दोस्तों। सी में दिया गया गंगा उत्सव नई दिल्ली और नुआखाई कृषि उत्सव ओडिशा दिया गया। इनमें से कौन एक गलत है, तो दोस्तों ऑप्शन बी आप लॉक कर सकते हैं, हिम महोत्सव उत्तराखंड। यह जो है दोस्तों गलत है। हिम महोत्सव आपको नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको नई दिल्ली हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है यह गलत मिलान किया गया है। अगला प्रश्न,
कहता बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो यह अमोल मजूमदार को। ऑप्शन बी जो है यह सही है, क्या हो जाएगा, अमोल मजूमदार हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 70 कहता कलर्स ऑफ डिवोशन, कहता कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो लेखक है दोस्तों इनमें से, इस 4 ऑप्शन में से कौन है, कहता अनीता भरत शाह, रूपा पाई, कहता नीरजा चौधरी और ऋषि राज दिया गया है। इसका कौन उत्तर सही है, ऑप्शन 70 नंबर का बात किया जाए तो इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा अनीता भरत शाह बोलिएगा, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं द योगा सूत्र ऑफ द चिल्ड्रेन का, तो इसका हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा रूपा पाई, आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा, कहता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। 15, 18, 19, 25 दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया, 19 हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। क्वेश्चन कहता है भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी IICG इसको बोला जाता है का उद्घाटन किस शहर में किया गया, कोची, मैसूर, हैदराबाद और भुवनेश्वर। इसका जो उद्घाटन किया गया है कोची में किया गया है। ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कहता है सत्य है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल सेमी अर्जेंटीना के। ऑप्शन बी में कहता सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती कहता है वर्सिलियोन का लोना का। सी में देखिए दिया गया है कहता लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया। और डी नंबर में कहता उपर्युक्त में से सभी जो है ये सही कथन है। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा, सूरत, इंदौर, हैदराबाद और लखनऊ दिया गया है। तो लखनऊ हो जाएगा, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे है। हैदराबाद का दोस्तों बात किया जाए तो हो जाएगा आपको हो जाएगा मूसी नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस सेट नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है यह, तो यह संजीव को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही है। और दोस्तों याद रखिएगा आप, हिंदी भाषा साहित्य पुरस्कार यानी हिंदी भाषा के लिए दोस्तों किसको, तो संजीव को किया गया मुझे पहचानो उपन्यास। मैथिली भाषा में पूछा जाए तो वासुकी नाथ झा बोलिएगा बोध संकेतन के लिए। अंग्रेजी भाषा में पूछा जाए तो नीलम शरण गौर बोलिएगा रेक्यूम इन रागा जानकारी के लिए। उर्दू भाषा में पूछा जाए सादिका नवाब शहर बोलिएगा राजदेव की अमराई उपन्यास या निबंध के लिए दिया गया। ये सारे बात आप याद रख सकते हो दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था दोस्तों। इसमें टोटल हम 75 प्रश्न करवाए और आपके बिहार SSC एग्जाम में GK GS यानी सामान्य अध्ययन करंट अफेयर सभी को मिला के दोस्तों आपको टोटल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक दोस्तों इससे पहले वाले 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।